हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीलर नाइटिया में। आज का जो हमारा टॉपिक है डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 फिटर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 7। इसके पहले भी हमने 1 से लेकर 6 तक आपको सॉल्व करके दिया है, जो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। और इस वीडियो के लिंक में भी आप डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। और हर एक पार्ट के क्वेश्चन आपको पीडीएफ के तौर पर भी डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है, फिटर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 7। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच एंगल ऑफ द टूल प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग जाम इन द ग्रूव एंड केस ब्रेकेज। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि उपकरण का कौन सा कोण, मतलब कटिंग टूल का कौन सा कोण है जो खांचे में जाम होने से रोकता है और कटिंग टूल को टूटने का कारण बनता है, कटिंग टूल का टूटने का भी कारण बनता है। और जब हम ऑपरेशन करते हैं तो बीच में फंसने का भी चांस रहता है, वो कौन सा एंगल होता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था इसके लिए पहला ऑप्शन है साइड रेक एंगल, दूसरा साइड रिलीफ एंगल, तीसरा साइड क्लियरेंस एंगल और चौथा ऑप्शन है टॉप रेक एंगल। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कटिंग टूल का वह कौन सा एंगल है जिसके वजह से जो स्लॉट में जाम हो जाता है और कटिंग टूल टूटने का भी कारण बनता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइड रिलीफ एंगल। जब हम कटिंग टूल में साइड रिलीफ नहीं एंगल नहीं देते तो कटिंग टूल जाम हो जाता है और टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफेक्ट केस इफ द टूल इज नॉट सेट टू द करेक्ट सेंटर हाइट वाइल फेसिंग। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि फेसिंग करते समय अगर हम कटिंग टूल का एक्यूरेट सेंटर हाइट पे सेट नहीं करते तो उस समय क्या डिफेक्ट होता है जॉब के ऊपर। तो जो ऐसे क्वेश्चन में पूछा गया था इसके लिए पहला ऑप्शन है कॉन्वेक्स फेस, दूसरा कॉनकेव फेस, तीसरा पीप लेफ्ट इन सेंटर और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। जैसे अगर हम कटिंग टूल से कटिंग करते समय अगर कटिंग टूल को सेंटर हाइट पे सेट नहीं करते तो जॉब के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीप लेफ्ट इन द सेंटर। मतलब इसके बीच में जो हम पीप लेफ्ट इन सेंटर मतलब क्या होता है कि जब कटिंग टूल एक्यूरेट सेंटर हाइट पे सेट नहीं रहता है तो फेसिंग करते समय मटेरियल बीच में बच जाता है, जिसे बोला जाता है पीप लेफ्ट इन द सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन टर्निंग। टर्निंग करते समय कटिंग स्पीड की यूनिट क्या होती है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एमएम पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन है मीटर पर सेकंड, तीसरा मीटर पर मिनट और चौथा ऑप्शन है मिनट पर मीटर। तो टर्निंग करते समय कटिंग स्पीड की जो यूनिट होती है इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीटर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग हम किस लिए करते हैं। इसके लिए पहला ऑप्शन है चेक हेलिक्स एंगल, मतलब हेलिक्स एंगल को चेक करने के लिए, या फिर दूसरा ऑप्शन है माइनर डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड, माइनर डायमीटर को चेक करने के लिए, या फिर रूट डायमीटर को चेक करने के लिए, या फिर जो चौथा ऑप्शन है टू मेजर द पिच ऑफ द थ्रेड डायरेक्टली, थ्रेड के पिच को डायरेक्टली मेजर करने के लिए। तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का जो उपयोग होता है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू मेजर द पिच ऑफ द थ्रेड डायरेक्टली। मतलब स्क्रू थ्रेड के पिच को डायरेक्टली चेक करने के लिए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन इज ट्रांसमिटेड बाय स्पर गियर। स्पर गियर के द्वारा कौन सा पावर ट्रांसमिट किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पैरेलल ट्रांसमिशन, दूसरा एंगुलर ट्रांसमिशन, तीसरा इंटरसेक्टिंग ट्रांसमिशन और चौथा ऑप्शन है राइट एंगल ट्रांसमिशन। तो जो हमारा जो स्पर गियर होता है, स्पर गियर के सहायता से जो पावर ट्रांसमिशन किया जाता है इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पैरेलल ट्रांसमिशन। पैरेलल ट्रांसमिशन करने के लिए स्पर गियर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल ड्रिलिंग इन लेथ द ड्रिल इज हेल्ड इन। मतलब ड्रिलिंग करते समय लेथ मशीन पर अगर हमें ड्रिलिंग करना है तो ड्रिलिंग करते समय लेथ मशीन के कौन से पार्ट पर ड्रिल को होल्ड किया जाता है, यही क्वेश्चन ने पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हेड स्टॉक, दूसरा टेल स्टॉक, तीसरा कंपाउंड रेस्ट और चौथा ऑप्शन है टूल पोस्ट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेथ मशीन पर ड्रिलिंग करते समय ड्रिल को कहाँ पर होल्ड किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेल स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ ऑपरेशन इज कैरी आउट। मतलब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि स्क्रीन पर एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें एक जॉब है और एक कटिंग टूल है। तो कटिंग टूल के सहायता से जो ऑपरेशन किया जा रहा है इसे हमें पहचानना है कि इसे कौन सा ऑपरेशन बोला जाता है।
तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्ट्रेट ग्रू, दूसरा वी ग्रू, तीसरा राउंड ग्रू और चौथा ऑप्शन है पार्टिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पर इस डायग्राम दिखाया गया है, इसमें जो ऑपरेशन है किया जा रहा है, तो ये जो ऑपरेशन इसका नाम है ऑप्शन नंबर वी, वी ग्रू, क्योंकि ये हमारा एक कट वी टूल है जिसके सहायता से जॉब के ऊपर वी ग्रू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ स्क्रू पिच गेज? स्क्रू पिच गेज का उपयोग क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्क्रू पिच गेज का उपयोग हम किस लिए करते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है चेक लीड ऑफ द थ्रेड, मतलब थ्रेड के जो लीड होता है लीड को चेक करने के लिए, या फिर सेकंड नंबर ऑप्शन है चेक द पिच ऑफ द थ्रेड, मतलब थ्रेड के पिच चेक करने के लिए, या फिर तीसरा ऑप्शन है चेक द माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेड, सबसे छोटा डायमीटर चेक करने के लिए थ्रेड के, या फिर थ्रेड का बड़ा डायमीटर चेक करने के लिए। तो जो हमारा स्क्रू पिच गेज होता है, स्क्रू पिच गेज की सहायता से जो साइज चेक किया जाता है, या फिर स्क्रू पिच गेज का जो उपयोग है, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चेक द पिच ऑफ द थ्रेड, मतलब थ्रेड के पिच चेक करने के लिए स्क्रू पिच गेज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्शन बिटवीन रूट एंड क्रेस्ट ऑफ द थ्रेड? थ्रेड थ्रेड के रूट और क्रेस्ट के बीच के भाग का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन अच्छे तरह से इसी तरह से दूसरा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि थ्रेड के रूट और क्रेस्ट के बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है। तो और दूसरा भी क्वेश्चन इसी तरह से पूछता है कि थ्रेड और रूट के बीच के डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो जैसे हमारा क्वेश्चन था कि थ्रेड के रूट और क्रेस्ट के बीच का भाग का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रूट, दूसरा फ्लैंक, तीसरा डेप्थ और चौथा ऑप्शन है पिच। तो जो थ्रेड के रूट और क्रेस्ट के बीच का भाग होता है उसे बोला जाता है ऑप्शन नंबर बी, फ्लैंक। और जो दूसरा क्वेश्चन जैसे मैंने बोला था कि थ्रेड के रूट और क्रेस्ट के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, तो अगर उस टाइप के क्वेश्चन रहे तो उसे बोला जाता है डेप्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर? डायल टेस्ट इंडिकेटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्लाइडिंग, दूसरा है स्क्रू एंड नट, तीसरा रैक एंड पिनियन और चौथा ऑप्शन है टू स्लाइडिंग स्केल। तो जो हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है, डायल टेस्ट इंडिकेटर जो सिद्धांत पर काम करता है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रैक एंड पिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट? तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है माइक्रोमीटर का, तो ये कौन से टाइप का माइक्रोमीटर है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वर्नियर माइक्रोमीटर, दूसरा आउटसाइड माइक्रोमीटर, तीसरा थ्री वायर माइक्रोमीटर और चौथा ऑप्शन है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो माइक्रोमीटर है तो इसे हमें पहचानना है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर कैसे पहचानना है, तो यहाँ पर इसके एनविल और स्पिंडल पे यहाँ पर आप देख सकते हैं वी शेप में बना हुआ है, जिसके सहायता से थ्रेड के पिच को चेक किया जाता है। तो इसी के यहाँ से ही पहचाना जाता है कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन सेंटर लेथ? सेंटर लेथ पे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई दे रहा है। सेंटर लेथ मशीन का एक भाग है जिसमें एक्स के रूप में दिखाए गए पार्ट को हमें पहचानना है कि इसे क्या बोला जाता है। जिसके लिए पहला ऑप्शन है एप्रॉन, दूसरा सैडल, तीसरा क्रॉस स्लाइड और चौथा ऑप्शन है कैरेज। तो जो स्क्रीन पर आपको लेथ मशीन के पार्ट दिखाया गया है, इसमें एक्स के रूप में दिखाया गया पार्ट जो है हमारा, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एप्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बैक गियर यूनिट इन लेथ मशीन? बैक गियर मैकेनिज्म में व्हाट इज द पर्पज ऑफ बैक गियर यूनिट इन लेथ मशीन? लेथ मशीन में बैक गियर मैकेनिज्म का क्या पर्पज होता है, क्या उद्देश्य होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रिड्यूस द स्पिंडल स्पीड, दूसरा इंक्रीज द स्पिंडल स्पीड, तीसरा क्विक चेंज स्पिंडल स्पीड, या फिर फॉर थ्रेडिंग पर्पज। मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेथ मशीन में बैक गियर मैकेनिज्म का क्या पर्पज होता है, मतलब क्या उद्देश्य होता है। तो लेथ मशीन में जो बैक गियर मैकेनिज्म होता है इसका जो उद्देश्य होता है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, रिड्यूस द स्पिंडल स्पीड, मतलब स्पिंडल की स्पीड कम करने के लिए और हेवी लोड उठाने के लिए बैक गियर मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है लेथ मशीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ मार्क एक्स? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सेंटर लेथ मशीन की डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें एक्स के रूप में इस भाग को दिखाया गया है, तो एक स्पेसिफिकेशन में आता है। तो ये इसे क्या बोला जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेथ स्पेसिफिकेशन में एक्स के रूप में दिखाया गया भाग का
भाग को क्या कहा जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बेड लेंथ मतलब बेड की लंबाई, दूसरा सेंटर हाइट मतलब सेंटर की हाइट, तीसरा स्विंग डायमीटर मतलब स्विंग डायमीटर, और चौथा ऑप्शन है स्विंग ओवर बेड। तो यहाँ पर आपको जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है एक लेथ मशीन है जिसमें एक्स के रूप में इस भाग को दिखाया गया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सेंटर हाइट, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बेड है, बेड से लेथ के सेंटर तक की हाइट को दिखाया गया है एक्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज? तो स्क्रीन पर आपको एक गेज का डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो इसे हमें पहचानना है कि ये कौन से टाइप का गेज है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रिंग गेज, दूसरा स्क्रू पिच गेज, तीसरा फिलर गेज, और चौथा ऑप्शन है एंगल गेज। तो स्क्रीन पर आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये जो हमारा गेज है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्क्रू पिच गेज। स्क्रू पिच गेज कैसे पहचानना है, इसी तरह के ही आपको फिलर गेज भी रहते हैं या फिर रेडियस गेज भी इसी तरह के रहते हैं। तो ये स्क्रू पिच गेज कैसे पहचानना है, तो इसके हर एक पत्ती में आपको दिखाई दे रहा है वी आकार में, वी शेप में बना हुआ है और इसके ऊपर पिच लिखा हुआ है। तो इसी तरह से आपको स्क्रू पिच गेज पहचानना होता है जिसमें इस तरह के वी शेप बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ पिच दैट कैन बी मेजर्ड बाय स्क्रू पिच माइक्रोमीटर? स्क्रू पिच माइक्रोमीटर के सहायता से हम कितने रेंज तक पिच, हम थ्रेड के पिच चेक कर सकते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 0.1 से 0.5 तक, 0.01 से 0.5 mm तक, दूसरा ऑप्शन है 0.02 mm से 3.5 mm तक, तीसरा ऑप्शन है 0.25 mm से 3.5 mm तक, और चौथा ऑप्शन है 0.25 mm से 4.5 mm तक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 0.25 mm से 3.5 mm तक, मतलब 0.25 mm से 3.5 mm तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चार्ट इज यूज टू रिकॉर्ड द स्किल ऑफ द ऑपरेटर इन प्रैक्टिस? क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि विच चार्ट इज यूज टू रिकॉर्ड द स्किल ऑफ द ऑपरेटर, मतलब किसी ऑपरेटर की स्किल को अगर हमें देखना है तो कौन से चार्ट का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टेस्टिंग चार्ट, दूसरा लेवलिंग चार्ट, तीसरा जियोमेट्रिक चार्ट, और चौथा ऑप्शन है परफॉर्मेंस चार्ट। तो जो अगर हमें किसी ऑपरेटर का अगर हमें स्किल चेक करना है तो उसमें जो चार्ट का उपयोग किया जाता है उस चार्ट का नाम है ऑप्शन नंबर डी परफॉर्मेंस चार्ट। परफॉर्मेंस चार्ट से आपको पता चलता है कि इसकी कोई भी ऑपरेटर की स्किल कैसा है, फिर उसकी परफॉर्मेंस कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बेरिंग विथ स्टैंड लोड इज पैरेलल टू इट्स एक्सिस, मतलब कौन सा बेरिंग है जो हम जो एक्सिस के पैरेलल में लोड को उठाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस बेरिंग का भार इसके एक्सिस के समांतर होता है, किस एक्सिस मतलब सेंटर होता है, सेंटर के समांतर होता है, वह कौन सा बेरिंग है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है नीडल बेरिंग, दूसरा थ्रस्ट बेरिंग, तीसरा प्लेन बेरिंग, और चौथा ऑप्शन है स्प्लिट बेरिंग। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस बेरिंग का भार उसके सेंटर के समांतर होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी थ्रस्ट बेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बिलोंग टू टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस? टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के अंतर्गत क्या आता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि, या फिर इसे इस तरह भी बोल सकते हैं कि टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस में क्या क्या चीज किया जाता है, फिर क्यों किया जाता है, ऐसे भी हम क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सप्लाई डिफेक्टिव गुड टू द कस्टमर, मतलब अच्छे प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, या फिर दूसरा ऑप्शन है अनशेड्यूल मेंटेनेंस, मतलब कोई शेड्यूल नहीं होता है प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का, ऐसा कुछ दूसरा ऑप्शन में बोला गया है। तीसरा ऑप्शन है प्रोडक्ट गुड विथ इंक्रीजिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, मतलब प्रोडक्ट अच्छा होता है और उसकी क्वालिटी भी बढ़ती है, और या फिर चौथा ऑप्शन है रेड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है उसे कम करता है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस का क्या उद्देश्य होता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रेड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, मतलब मेंटेनेंस करने की जो खर्चा होता है उसे कम कर देता है प्रोडक्टिव मेंटेनेंस करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्टिविटी कैरी आउट टू प्रिवेंट ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी इन बेसिक मेंटेनेंस? जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो हम कौन से टाइप के मेंटेनेंस करने से जिसमें हम कोई भी ब्रेकडाउन को, हम कोई भी मशीन की ब्रेकडाउन को हम रोक सकते हैं। ब्रेकडाउन मतलब पूरा मशीन टोटली बंद हो जाता है जिससे हमारा प्रोडक्शन निकलना बंद होता है, जिसे बोला जाता है ब्रेकडाउन। तो ऐसा कौन सा मेंटेनेंस करने से हम इस ब्रेकडाउन को रोक सकते हैं? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रूटीन मेंटेनेंस, दूसरा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, तीसरा रिपेयरिंग एक्टिविटी, और चौथा ऑप्शन है इंस्पेक्शन एक्टिविटी।
तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि वह कौन सा मेंटेनेंस है जिसके सहायता से हम प्रोडक्ट की ब्रेकडाउन को रोक सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से हम प्रोडक्ट की ब्रेकडाउन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेशल फाइल इज यूज टू नैरो वर्क। नैरो वर्क करने के लिए कौन से स्पेशल फाइल का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पिलर फाइल, दूसरा स्क्वायर फाइल, तीसरा डेड नॉट फाइल और चौथा ऑप्शन है स्विच पैटर्न फाइल। तो जैसे क्वेश्चन में बोला गया था कि नैरो वर्क करने के लिए कौन से स्पेशल फाइल का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पिलर फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई स्लॉट आर प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड कैस्टल नट। स्लॉटेड कैस्टल नट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू फिक्स स्प्लिट पिन, मतलब स्प्लिट पिन को फिक्स करने के लिए या फिर अच्छे अपेयरेंस के लिए। तीसरा ऑप्शन है रिड्यूस द वेट ऑफ नट, मतलब वेट की जो नट होता है नट की वजन को कम करने के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है फॉर इजी रिमूवल एंड फिटनेस, मतलब अच्छे जो जल्दी फिट करने के लिए और लगाने के लिए। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्लॉटेड क्रिस्टल नट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं, तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, टू फिक्स स्प्लिट पिन। नट को लगाने के बाद जो स्प्लिट पिन लगाना होता है जिस ताकि नट बाहर ना निकले, इसके लिए स्लॉटेड नट में स्लॉट दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ लिमिट गेज। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है लिमिट गेज की। तो लिमिट गेज में बहुत सारे प्रकार आते हैं, तो ये कौन से टाइप का लिमिट गेज है यही हमें पहचानना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नो गो है, ये गो साइड है जो हमारा लिमिट गेज डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्लेन रिंग गेज, दूसरा टेपर प्लग गेज, तीसरा प्रोग्रेसिव प्लग गेज और चौथा ऑप्शन है डबल एंडेड प्लग गेज। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लिमिट गेज, तो लिमिट गेज को हमें पहचानना था। तो जो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। प्रोग्रेसिव प्लग गेज क्यों, क्योंकि इस प्रोग्रेसिव प्लग गेज के एक दूसरा भी क्वेश्चन आता है पेपर में, जैसे कि कौन से गेज के गो और नॉट गो साइड एक ही साइड, एक गो और नॉट गो एंड एक ही साइड में होता है, इसी तरह के क्वेश्चन आता है। तो उसी क्वेश्चन का और ये जो डायग्राम है सेम क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है प्रोग्रेसिव प्लग गेज, क्योंकि इसका गो और नॉट गो एक ही साइड में है। बाकी जैसे गेज होते हैं इसका जो प्लग गेज होते हैं उसके गो एक साइड में होता है, नॉट गो दूसरे एंड में होता है, लेकिन इस गेज के गो और नॉट गो एक ही साइड में है, इसलिए ये प्रोग्रेसिव प्लग गेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गेज इज यूज टू चेक द गैप बिटवीन द मैचिंग पार्ट। मैचिंग पार्ट के बीच के गैप को चेक करने के लिए कौन से गेज का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। जिसके लिए पहला ऑप्शन है स्लिप गेज, दूसरा प्लग गेज, तीसरा फिलर गेज और चौथा ऑप्शन है रेडियस गेज। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि दो मैचिंग पार्ट के बीच के गैप को चेक करने के लिए कौन से गेज का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिलर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज टू क्लीन द स्लिप गेज। स्लिप गेज को साफ करने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वैक्स, दूसरा केरोसिन, तीसरा सोल्यूबल ऑयल और चौथा ऑप्शन है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्लिप गेज को साफ करने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग करते हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which material is used to wash off the lapping plate after charging। चार्जिंग के बाद लैपिंग प्लेट को धोने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ऑयल, दूसरा केरोसिन, तीसरा कूलेंट ऑयल और चौथा ऑप्शन है पेट्रोलियम जेली। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि चार्जिंग होने के बाद लैपिंग प्लेट को साफ करने के लिए कौन से मटेरियल का यूज करते हैं, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, एक गेज का डायग्राम है। तो ये कौन से टाइप का गेज है, तो हमें इसे पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रिंग गेज, दूसरा प्लग गेज, तीसरा टेपर रिंग गेज और चौथा ऑप्शन है टेपर प्लग गेज। तो स्क्रीन पर जो आपको डायग्राम में एक गेज दिखाई दे रहा है, इस गेज का नाम है ऑप्शन नंबर ए, रिंग गेज। रिंग गेज यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गोल राउंड है, तो इसलिए ये हमारा रिंग गेज है। अगर टेपर रिंग गेज भी रहता है, तो टेपर रिंग गेज अगर रहता तो इसमें अंदर से टेपर वाला भाग दिखाया रहता था, लेकिन ये हमारा
प्लेन रिंग गेज है, जिसे सिर्फ नॉर्मली बोला जाता है रिंग गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल इज यूज टू प्रोटेक्ट स्लिप गेज फ्रॉम रस्ट। स्लिप गेज को जंग लगने से बचाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारे स्लिप गेज हम यूज़ करते हैं, स्लिप गेज को जंग ना लगे इसलिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ऑयल, दूसरा वैक्स, तीसरा केरोसिन और चौथा ऑप्शन है पेट्रोलियम जेली। तो जो स्लिप गेज को जंग लगने से बचाने के लिए जिस मटेरियल का उपयोग करते हैं वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम जेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसीजर टू बिल्ट अप द स्लिप गेज फॉर पार्टिकुलर डायमेंशन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोसीजर टू बिल्ट अप, मतलब स्लिप गेज के डायमेंशन को बढ़ाने के लिए कौन से प्रोसेस को किया जाता है। जैसे स्लिप गेज अलग अलग सेट में होता है, अलग अलग थिकनेस में होता है, तो इसकी अगर हमें डायमेंशन बढ़ाना है तो उसमें उस समय कौन से प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्टार्ट रिंगिंग विद द लार्जेस्ट स्लिप गेज। रिंगिंग प्रोसेस करना है हमें जो बड़ा आकार का स्लिप गेज होता है उसके साथ। या फिर दूसरा ऑप्शन है मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉक, मतलब अलग अलग ब्लॉक को लेकर बढ़ा सकते हैं डायमेंशन। या फिर बिल्ट विथ ग्रेट जीरो एक्यूरेसी, मतलब जो जीरो एक्यूरेसी के स्लिप गेज होते हैं उसके सहायता से। या फिर रिंगिंग इंडिविजुअल स्लिप गेज टुगेदर, जो चौथा ऑप्शन है कि स्लिप गेज को एक दूसरे के साथ रिंगिंग प्रोसेस करके हम उसके डायमेंशन को बढ़ा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है कि जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्लिप गेज के पार्टिकुलर डायमेंशन, मतलब जो डायमेंशन और डायमेंशन को बढ़ाने के लिए कौन से प्रोसेस को किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिंगिंग इंडिविजुअल स्लिप गेज टुगेदर, मतलब स्लिप गेज को एक दूसरे के साथ रिंगिंग प्रोसेस करके फिर उसके डायमेंशन को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेजेस। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक गेज का डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो इसे हमें पहचानना है कि ये कौन से टाइप का गेज है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है प्लेन स्नैप गेज, दूसरा थ्रेड स्नैप गेज, तीसरा थ्रेड पिच गेज और चौथा ऑप्शन है एडजस्टेबल स्नैप गेज। तो स्क्रीन पर आपको जो गेज दिखाई दे रहा है, ये जो गेज है इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एडजस्टेबल स्नैप गेज। इस तरह से हमने आपको इस वीडियो में हमने आपको फिटर थ्योरी मॉक टेस्ट के जो 7 नंबर का हमारा वीडियो था, इसमें आपको 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सॉल्व करके दिया है। इसी तरह के भी और आगे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिए जाएंगे, जिससे आपको पढ़ाई करने में आसानी हो। और इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक ज़रूर करें।